सोचो अगर अचानक से हमारी दुनिया में अजीब सा गेट खुल जाए और उस गेट में से बहुत स्ट्रांग और बहुत डेंजरस मॉन्स्टर्स बाहर आ जाएं और हमारी मिलिट्री भी उन्हें ना रोक पाए, तो हमारी दुनिया को बचाएगा कौन? तो कहानी के स्टार्ट में हम एक सिटी को देखते हैं जहां पे लाखों लोग रहते हैं। पर अचानक से एक दिन वहां पे एक गेट खुलता है दूसरी दुनिया का, जिसके अंदर से बहुत अजीब और बहुत स्ट्रांग मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। इन मॉन्स्टर्स को देख के वहाँ के लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। मिलिट्री उनको मारने की बहुत कोशिश करती है, वो फाइटर जेट बुलाते हैं और तोप बुलाते हैं, पर मिलिट्री उनका बाल भी बांका नहीं कर पाती। मिलिट्री को हारता देख वहाँ के लोगों ने अपनी उम्मीद खो दी थी। उनको लग ही रहा होता है कि वो अब नहीं बच पाएंगे, आज दुनिया का अंत है। पर लोगों की दुआ कबूल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक मिस्टीरियस ग्रुप आता है लोगों का, जो कि एक एक करके उन सब मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। एंड उसमें से एक बंदा बोलता है, फिक्र मत करो, हमें इनको मारने के लिए ट्रेन किया जाता है। एंड हमें बताया जाता है कि इन मॉन्स्टर्स को बोलते हैं नेबर्स। इन्होंने नेबर्स की टेक्नोलॉजी पे पढ़ाई करी एंड अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी दुनिया को बचाने के लिए उन नेबर्स से, जिसका नाम इन्होंने रखा बॉर्डर डिफेंस एजेंसी, सिंपल भाषा में बॉर्डर। इन्होंने बहुत कम समय में सिटी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बेस बना दिया, ताकि कभी भी नेबर अटैक करे तो ये अटैक आराम से रोक पाएं। फिर 4 साल बीत जाते हैं जहां पे गेट्स अभी भी खुलते थे एंड नेबर्स अभी भी आते थे, पर सिटी के ज़्यादातर लोगों ने वहां पे रुकने का फैसला करा, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी उम्मीद बॉर्डर्स पे लगा रखी थी कि अगर नेबर्स अटैक करता है तो बॉर्डर हमें बचा लेगी। फिर हम एक स्कूल के अंदर देखते हैं जहां पे क्लास के सारे बच्चे बॉर्डर की तारीफ कर रहे थे कि बॉर्डर तो बहुत स्ट्रांग है, हम भी किसी दिन बॉर्डर के एजेंट्स बनेंगे। असल में गाइस, तुम बॉर्डर को ज्वाइन कर सकते हो, पर तुम्हें कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं। हर कोई बॉर्डर को ज्वाइन नहीं कर सकता। पर वहीं पे क्लास के कुछ बदमाश बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे थे। वो उसका चश्मा उसको वापस नहीं दे रहे थे। पर क्लास का एक बच्चा जो कि बहुत होशियार एंड बहुत बहादुर है, जिसका नाम है मीमो ओसामो, वो उस बच्चे की मदद करता है। वो उसका चश्मा उसको लेके वापस कर देता है। फिर क्लास के बच्चे बात करने लगते हैं कि हमारे स्कूल में एक दूसरे सिटी का बच्चा आने वाला है पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं कि वो हमारे स्कूल में क्यों आ रहा है, वो हमारी सिटी में क्यों आ रहा है, जहाँ पे नेबर्स अटैक करते रहते हैं एंड यहाँ पे तो वॉर्स चलती रहती है। क्या वो मरने से डरता नहीं है? लेकिन वहीं पे एक लड़का बोलता है, क्या पता वो लड़का बॉर्डर एजेंट हो। एंड ये सुन के ओसामू हैरान हो जाता है एंड वो सोचता है, बॉर्डर का एजेंट हमारे स्कूल में क्यों आएगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पे एक बच्चा एक कार से टकरा जाता है एंड भाई तुम कार का हाल देखो, कार तो बिल्कुल तबाही हो गई। सब लोग उस बच्चे से पूछते हैं, बच्चे तो ठीक तो है ना, तुझे चोट तो नहीं आई? एंड हम देखते हैं उस बच्चे को तो एक खरोच भी नहीं आई थी। वो आराम से खड़ा होता है एंड बोलता है, मैं तो ठीक हूँ, पर आपकी कार खराब हो गई मेरे चक्कर में, मुझे माफ़ कर दो। उसके लिए वहाँ पे खड़ी पुलिसमैन बोलते हैं, तुझे चोट तो नहीं आई, पर मुझे फाइल तो रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी। चलो बच्चा, अपना नाम बताओ और तुम कहाँ रहते हो। वो लड़का बताता है, मेरा नाम है कूगा यूमा। एंड उसको अपना एड्रेस नहीं पता होता, पर उसके कान में एक चीज़ आती है जो कि उसको उसका एड्रेस बता देती है। एंड कूगा अपना एड्रेस बताने के बाद वहाँ से चला जाता है। कूगा वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन वो चीज़ दोबारा आती है एंड इस चीज़ का नाम है रेप्लिका। रेप्लिका कूगा से कहती है, तुम्हें ध्यान से चलना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बिना तुम्हें चोट लग सकती है। फिर हम दोबारा स्कूल के अंदर देखते हैं जहाँ पे क्लास के 2 टीचर्स बात कर रहे होते हैं। ये नया बच्चा स्कूल के पहले ही दिन इतना लेट आएगा, ऐसे तो ये हमें बहुत परेशान करेगा आगे चल के। एंड ये नया बच्चा कोई और नहीं था, ये था अपना कूगा यूमा। एंड फाइनली कूगा स्कूल के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो सारे बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है, मेरा नाम है कूगा यूमा, मैं तुम सब की तरह ही 15 साल का हूँ। मेरी हाइट छोटी है तो मेरा मजाक मत उड़ाना। पर तभी क्लास का एक बच्चा बोलता है, सर इसने तो हाथ में अंगूठी पहन रखी है एंड अंगूठी वगैरह तो स्कूल में अलाउड ही नहीं है, आपने इसको अलाउड कैसे कर दिया? जिसको देख के सर बोलते हैं, हाँ कूगा बेटा, ये रूल के खिलाफ है, लाओ मुझे अपनी अंगूठी निकाल के दे दो। पर कूगा अपनी अंगूठी देने को मना कर देता है, जिसको सुनने के बाद भाई कूगा और सर के बीच में क्या ही मैच चलता है। सर कूगा की अंगूठी निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कूगा निकालने ही नहीं देता। सर कहते हैं, अगर तुम्हें स्कूल में रुकना है ना तो तुम्हें स्कूल के रूल मानने पड़ेंगे। ठीक है, फिर मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ। कूगा स्कूल छोड़ के जा ही रहा होता है, लेकिन ओसामू खड़ा होता है एंड वो कहता है, सर उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, क्या पता उसका कोई पर्सनल रीज़न हो वो अंगूठी निकालने का। सर कहते हैं, ओसामू तुम सही कह रहे हो, तो कूगा तुम्हारा कोई रीज़न है इसको निकालने का? कूगा कहता है, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। जिस पे सर कहते हैं, कूगा बेटा तुम्हारा ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि हर बच्चा यही बहाने मारता है। कूगा कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। एंड वो सर को ऐसे घूरता है कि सर उसको देख के डर जाते हैं एंड वो अंगूठी पहनने के लिए उसको अलाउड कर देते हैं। इसके बाद कूगा ओसामू के पास जाता है एंड उसे थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। फिर कूगा अपनी चेयर पे बैठा होता है।
पर ओसामू उसको देख के सोचता है कि ये बंदा कूगा बॉर्डर में है क्या। पर मैंने ऐसा बंदा कभी बॉर्डर में देखा नहीं, क्या पता ये नया आया हो। पर पीछे से कूगा आ जाता है, तो ओसामू से बोलता है चलो एक साथ घर चलते हैं। घर चलते वक्त ओसामो कुगा से कहता है कि तुम्हें ऐसे बंदों के मुंह नहीं लगना चाहिए, वो बहुत बदमाश बच्चे हैं एंड अगर तुम उनके मुंह लगोगे तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी एंड अगर अगली बार वो आए तुमसे मुंहजोरी करने के लिए तो तुम उनको इग्नोर कर देना। पर सामने से वो बदमाश बच्चे आ जाते हैं जो कि कुगा से कहते हैं चलो मेरे साथ चलो। ओसामो उनको रोकने की कोशिश करता है पर वो ओसामो को एक जगह ले जाके मारने लगते हैं। यहाँ पे ये ओसामो को मार रहे थे, ये फोरहिडन जोन था, यहाँ पे तुम नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे नेबर्स के गेट खुलते हैं। यहाँ पे बस वही लोग आ सकते हैं जो कि बॉर्डर में हैं। ओसामो उनको रोकने की कोशिश करता है कि यहाँ पे हमें नहीं लड़ना चाहिए, नेबर कभी भी आ सकते हैं। पर ये बंदा नहीं सुनता और गुस्से में बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे बोर्ड नहीं पढ़ने आते, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता यहाँ पे नेबर आते हैं। ओसामो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, हम तुम्हें इसलिए ही तो लेके आए हैं ताकि तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन सके। हम तुम्हें इतना मारेंगे एंड तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन पाएगा। मदद के लिए भीख मांगो, मदद के लिए गुंजारिश करो, पर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। फिर ये बंदा डंडा उठा लेता है एंड ये बंदा कुगा से कहता है कि वैसे बच्चे हमारा काम तो तुमसे ही था, हम तुम्हें ही तो यहाँ पे मारने आए थे, ये चश्मिश तो बीच में आ गया। फिर ये कुगा के डंडा मारने की कोशिश करता है पर कुगा उसको आराम से ब्लॉक कर लेता है एंड फिर इसके एक पैर पे लात मारता है जिसकी वजह से ये बंदा कूद कूद कर पीछे गिर जाता है। अब ये सारे मिलकर कुगा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन बीच में ही अलार्म बजने लगता है एंड ये नॉर्मल अलार्म नहीं था, इस अलार्म का मतलब था कि वहाँ पे नेबर का गेट खुलने वाला है एंड गेट खुलता भी है जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा नेबर उनके ऊपर हमला कर देता है। इधर बॉर्डर वालों को भी पता लग गया था कि वहाँ पे नेबर का गेट खुल चुका है, तो ये अपनी एक स्क्वाड वहाँ पे भेज देते हैं लेकिन उस स्क्वाड के आने में अभी टाइम था एंड यहाँ पे ये नेबर कहाँ रुकने वाला था, ये नेबर इन सब के ऊपर हमला कर देता है। ये बदमाश बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नेबर उसमें से एक को पकड़ लेता है एंड यहाँ पे कुगा ओसामो से बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन ओसामो कुगा से कहता है कि तुम चले जाओ, मुझे उनको बचाना पड़ेगा। कुगा ये बात सुनकर हैरान हो जाता है एंड कहता है तुम क्यों बचाओगे उनको, वो तो बहुत बुरे लोग हैं, मुझे लगता है ये करना सही है। ये बोलकर ओसामो अपने जेब में से एक चीज़ निकालता है एंड कहता है ट्रिगर ऑन। ये बोलने के साथ ही ओसामो की पूरी यूनिफॉर्म ही चेंज हो जाती है, उसकी यूनिफॉर्म नॉर्मल स्कूल वालों से बॉर्डर की यूनिफॉर्म बन जाती है एंड हमें पता चलता है कि ओसामो बॉर्डर में है। ओसामो अपना वेपन निकालता है रेगुसु एंड उस नेबर पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से ये बदमाश बच्चा बच गया था एंड ये देखकर कुगा बहुत शॉक होता है एंड कहता है ओ माय गॉड, चश्मिस्कू तो बॉर्डर में है। रैप्लिका भी बाहर आ जाता है एंड कहता है ओसामो स्ट्रांग नहीं है, वो बमस्टर का आर्मर नहीं तोड़ पाएगा। रैप्लिका बताता है कि नेबर बहुत डिफरेंट टाइप के हैं एंड बमस्टर उसमें सबसे ज़्यादा वीक नेबर है एंड इस दुनिया में बहुत सारे नेबर्स हैं जो कि बहुत स्ट्रांग हैं। एंड गाइज तुम इस सीरीज़ पे आगे बढ़ते रहो एंड गाइज ये बहुत बढ़िया सीरीज़ है जो कि तुम्हें बहुत मज़ा दिलाने वाली है। एंड इस नेबर का नाम है बमस्टर। पर बमस्टर ओसामो के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था, वो उसको दूर दीवार में फेंक के मारता है एंड उसको ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। इधर कुगा रैप्लिका से कहता है रैप्लिका क्या मैं अपना ट्रिगर यूज़ कर सकता हूँ। रैप्लिका कहता है ये तो तुम ही डिसाइड करोगे। ठीक है फिर ट्रिगर ऑन। हम देखते हैं कुगा के पास भी ट्रिगर है एंड वो उस नेबर पे हमला कर देता है। पहले वो यूज़ करता है बाउंड जिसपे वो पैर रखता है एंड एक जंप मारता है एंड एक ज़ोरदार किक मारता है उस नेबर के एंड फिर वो अपना टैग डबल बूस्ट यूज़ करता है एंड एक पंच मारता है एंड उस बमस्टर को ख़त्म कर देता है। भाई इसने तो कुछ सेकंडों के अंदर ही ख़त्म कर दिया उसको। कुगा उस बमस्टर को मारने के बाद ओसामो से कहता है तुम ठीक तो हो ना चश्मिस्कुन। ये शब्द सुनकर ओसामो को उसका एक पास्ट का सीन याद आ गया था जहाँ पे उसको एक लड़के ने बचाया था एंड यही कहा था तुम ठीक तो हो ना चश्मिस्कुन। मेरा नाम चश्मिस्कुन नहीं है, मेरा नाम मीमू ओसामू है। ठीक है फिर ओसामू कुन। एंड गाइज जापान में कुन उनके आगे लगाया जाता है जो लड़का उन्हीं के उम्र का है या उनसे उम्र में कम है एंड लड़की के आगे लगाया जाता है साम। कुगा ओसामू से कहता है तुम तो ट्रिगर को यूज़ करने के बाद भी कमज़ोर हो और अगर तुम्हारे पास ट्रिगर था तो तुमने उस बदमाश बच्चों से लड़ाई क्यों नहीं करी ट्रिगर को यूज़ करके। एंड गाइज ओसामू और कुगा ने जो चीज़ यूज़ करी थी अपनी यूनिफॉर्म को चेंज करने के लिए उसी को ट्रिगर कहते हैं। ओसामो कुगा से कहता है कि ट्रिगर को हमें नॉर्मल इंसानों के खिलाफ यूज़ नहीं करना चाहिए, ये गलत है और वैसे तुम्हारे पास भी ट्रिगर है तो तुम भी बॉर्डर में हो। जिसमें कुगा कहता है नहीं नहीं ये मेरे पापा का ट्रिगर है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो मुझसे हमेशा कहते थे अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम जापान जाना, मेरा एक दोस्त बॉर्डर के लिए काम करता है एंड इसलिए ही मैं जापान आया हूँ।
अच्छा, तो तुम्हारे पापा बॉर्डर के लिए काम करते थे? अरे नहीं नहीं, मेरे पापा भी बॉर्डर के लिए काम नहीं करते थे रे बाबा। बस वो किसी को जानते हैं जो कि बॉर्डर में काम करता था। ये तो नामुमकिन है, ट्रिगर बस उनके पास ही रहता है जो कि बॉर्डर के लिए काम करते हैं। तो तुम्हारे पास ट्रिगर कैसे आया, जबकि ना तुम ना तुम्हारे पापा बॉर्डर के लिए काम करते थे? ये रूल बस तुम्हारे वर्ल्ड में अप्लाई होता है, क्योंकि मैं गेट के उस पार से आया हूं। मैं उसी गेट से आया हूं जहां से सारे नेबर्स आते हैं। मैं वही हूं जिसको तुम सब लोग नेबर कहते हो। यहाँ तो कुछ बड़ी ही चीज रिवील होती है। हमें पता चलता है कि कुगा एक नेबर है जो कि उसी गिल्ड से आया है जहां से सारे नेबर्स आते हैं। एंड ये सुनकर तो ओसामा बहुत शॉक हो गया था कि कुगा एक नेबर है। थोड़ी ही देर बाद वहां पे बॉर्डर की एक टीम आ जाती है एंड ये बदमाश बच्चे भी यहीं थे। ये लड़का इन बदमाश बच्चों को देख के बोलता है, हेलो, हमें यहाँ पे सिविलियंस मिले हैं, उसमें से एक बच्चा इंजर्ड है एंड शायद उन्होंने नेबर्स को देख लिया है, इनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि लोग इनको गार्ड करेंगे आकर एंड इनको घर तक छोड़ के आएंगे। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि ये लोग इनकी मेमोरी इरेज कर देंगे, जो भी अभी तक इनके साथ हुआ है जब से ओसामू ने इनको बचाया था एंड जब से कुगा ने उस नेबर को मारा था, ये सब भूल जाएंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि सिविलियंस के बीच में नेबर का डर ना बने। इस लड़के के साथ इसके 2 टीममेट और थे जो कि यहाँ पे खड़े होकर सोच रहे थे इस नेबर को मारा किसने। एंड ये काम तो एयर रैंक एजेंट्स का लग रहा है, पर सबसे पहले तो हम ही यहाँ पर आए हैं, तो ये करा किसने? एंड जिसने ये करा था वो यहाँ पर खड़ा था। ओसामू कुगा से कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम नेबर हो? नेबर तो मॉन्स्टर्स होते हैं। कुगा ओसामू से कहता है नहीं नहीं, वो तो ट्रायन सोल्जर थे, ये ऑटोमेटेड वेपन्स होते हैं जो कि हमारे नेबर्स द्वारा बनाए जाते हैं। नेबर्स तो मेरी तरह इंसान होते हैं जो कि गेट के उस पार रहते हैं, पर मैंने उस चीज को नहीं बुलाया था। मेरी दुनिया में भी डिफरेंट लोग रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। फिर रास्ते में जाते जाते कुगा ओसामू से कहता है, अरे ओसामू सुनो, तुम भूल जाओ जो भी मैंने तुम्हें बताया, मैं नेबर नहीं हूँ, मैं जैपनीज हूँ। अगर तुम ऐसे बोलोगे तो तुम जरूर पकड़े जाओगे। अच्छा, अगर मैं सच बोलूँ तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे तो मैं बोलूँ क्या? अरे भाई तुम असल में हो क्या? मैं नेबर हूँ, नहीं मैं जैपनीज हूँ। ये सच में पकड़ा जाएगा, पर इसने मुझे बचाया था, मुझे नहीं लगता ये बुरा है। इतने में ही कुगा को भूख लग जाती है, तो वो ओसामू से कहता है, तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारे पास पैसे हैं जापान के? पर कुगा अपने बैग में से नोटों के गट्ठे निकालता है और कहता है, मेरे पास बहुत सारे पेपर पड़े हैं, क्या इनसे काम चल जाएगा? ये देखकर ओसामू हैरान हो जाता है, अरे ये बच्चा कितने सारे पैसे लेकर घूम रहा है। वहां के सारे लोग कुगा को देखने लग जाते हैं और कह रहे थे, इस बच्चे के पास तो बहुत पैसा है, ये बच्चा जरूर किसी मालदार पार्टी का है। ओसामू जल्दी से कुगा को वहां से ले भाग जाता है। यहाँ खड़े होकर दोनों बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी आता है वहां पर जो कि जानबूझकर कुगा से टकरा जाता है और एक्टिंग करने लगता है जैसे उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गई हो, जैसे उसकी हड्डी टूट गई हो। वो बंदा खड़ा होता है और कुगा से कहता है, ला बच्चे पैसे दे, इलाज करवाना है, डॉक्टर के पास जाना है, ऑपरेशन होगा, जल्दी से पैसे दे। ओसामू समझ गया था कि ये बंदे यहाँ पर कुगा के पैसे ठगने के लिए आए हैं, पर कुगा उनसे कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए डॉक्टर को दिखाने के लिए? फिर वो उसके पैर पे एक लात मारता है जिसकी वजह से उसकी सच में हड्डी टूट जाती है और वो उससे कहता है, चलो भाई अब तुम डॉक्टर के पास चले जाओ, ये रहे तुम्हारे पैसे, इलाज करवा लेना। ये दोनों बंदे वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। ओसामू कुगा से कहता है, चलो तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इतने में ही ओसामू खाना लेने गया था, पीछे से और बंदे आते हैं जो कुगा के पैसे चुराने के लिए आए थे, पर कुगा उन सबको एक एक करके पेल देता है। फिर ओसामू आता है और देखता है कि कुगा ने दोबारा मारपीट कर दी। फिर ओसामू कुगा को एक पार्क में लेकर जाता है जहां वो उसे समझाता है कि तुम्हें यहाँ के रूल नहीं तोड़ने चाहिए। जापान में रूल है, अगर तुम किसी से लड़ते हो तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, और बॉर्डर वालों को पता चल गया कि तुम नेबर हो तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। जिस पर कुगा ओसामू से कहता है, जापान में बहुत सारे रूल हैं जो समझना बहुत मुश्किल है, और सारे रूल तो मुझे पता भी नहीं, पर मैं यहाँ के रूल समझना चाहता हूँ। ओसामू मन में सोचता है कि कुगा यहाँ के रूल समझना चाहता है। ठीक है कुगा, मैं तुम्हें यहाँ के रूल समझाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है सर, समझ गया। फिर कुगा अपने घर जा ही रहा था, लेकिन सामने से एक बहुत तेज स्पीड में गाड़ी आ रही थी जो कुगा को टक्कर मार देती है। कुगा जमीन पर बहुत बुरी हालत में गिरता है। ओसामू जल्दी से कुगा को चेक करने के लिए आता है कि वो ठीक है या नहीं, पर ये देखकर वो शॉक हो जाता है। वो देखता है कि कुगा को चोट तो आई थी, लेकिन उसकी चोट धीरे धीरे खुद ही ठीक हो गई। उसकी चोट बिल्कुल नेबर जैसी थी। जो गाड़ी चला रहे थे वो भी बाहर आते हैं कुगा को चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, पर कुगा आराम से खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे चक्कर में आपकी गाड़ी खराब हो गई, ये लो पैसे, शायद इससे ठीक हो जाए। ओसामू सोचता है ये लड़का बुरा तो नहीं है, पर ये सच में एक नेबर है। अगले दिन स्कूल में ओसामू और कुगा एक साथ लंच कर रहे थे स्कूल की छत पर, जहां ओसामू कुगा को समझा रहा था कि तुम्हें अपनी पावर अब यूज नहीं करनी और किसी को नहीं बताना कि तुम नेबर हो, और मुझसे वादा करो कि तुम अपनी पावर यूज नहीं करोगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी पावर यूज नहीं करूंगा, और मुझसे एक और वादा करो कि तुम किसी पर भी हाथ नहीं उठाओगे। इतने में ही वहां पर कुछ बदमाश बच्चे आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स को परेशान करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं, पैसे दो, ये हमारा इलाका है, स्कूल की छत भी हमारे इलाके में आती है, और हमारे इलाके में तुम बिना पूछे खाना खा रहे हो, पैसे दो।
कुगा ओसामू से कहता है कि ये लोग अभी भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये भूल गए क्या इनके साथ कल क्या हुआ था। ओसामू कुगा को समझाता है कि शायद बॉर्डर वालों ने इनके ऊपर प्रोटेक्शन यूज किया है ताकि इनकी मेमोरी मिट जाए। कुगा कहता है मैं इनको मार नहीं सकता, तुमने मुझे मना किया है, चलो मैं एक काम करता हूँ। कुगा वहां जाकर स्कूल की छत पर जोर से लात मारता है जिसकी वजह से पूरी छत हिल जाती है। ये देखकर बदमाश बच्चों की हालत खराब हो जाती है। फिर कुगा और ओसामू अपनी क्लास में चले जाते हैं जहां सारे बच्चे कुगा की तारीफ करने लगते हैं कि भाई तू तो बहुत स्ट्रांग है, तूने ये कैसे किया, क्या तुम अपने देश में कुंफू सीखते थे, हमें भी सिखा दो। पर ओसामू उसे वहां से ले जाता है ताकि वो सबके सामने अपनी पोल ना खोल दे। इसके बाद ये दोनों एक जगह जाकर बात करने लगते हैं। लेकिन वहां पर कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने सोचा नहीं था। स्कूल के अंदर ही नेबर्स का गेट खुल जाता है जो कि फॉरबिडन जोन में नहीं था, क्योंकि नॉर्मली गेट फॉरबिडन जोन में खुलते हैं और स्कूल के अंदर गेट खुल गया, ये तो इम्पॉसिबल था। ये देखकर ओसामू और कुगा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और नेबर्स उस गेट से बाहर आने लगते हैं। ओसामू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये फॉरबिडन जोन के बाहर कैसे आ गए, और कुगा उन्हें देखकर बोलता है ये तो मरमॉड्स हैं और ये नेबर्स बैम्स्टर से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मरमॉड्स स्कूल के अंदर घुस गए थे और सारे बच्चों पर हमला करने लगते हैं। सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे और शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं। ओसामू और कुगा भी स्कूल के बाहर आ गए थे, जहां पर कुगा ओसामू से कहता है अब तुम क्या करोगे ओसामू। ओसामू कहता है मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे मैं नेबर्स को रोक पाऊं। ओसामू जल्दी से अपना ट्रिगर निकालता है और उसको एक्टिवेट कर लेता है। ट्रिगर ऑन होते ही ओसामू अपनी बॉर्डर यूनिफॉर्म में आ जाता है और वो स्टूडेंट्स को बचाने जा ही रहा था, लेकिन कुगा उसे रोक लेता है और कहता है रुको ओसामू, मरमॉड ट्रायन सोल्जर हैं जो कि लड़ाई के लिए ही बनाए गए हैं और वो बैम्स्टर की तरह नहीं है, वो बैम्स्टर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है और तुम इस वक्त बहुत कमज़ोर हो। अगर तुम उनसे लड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। यहीं रुको और दूसरे एजेंट्स का इंतज़ार करो। लेकिन मरमॉड्स स्टूडेंट्स का पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। ये बच्चे इनसे बचने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मरमॉड्स इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इधर हम देखते हैं जहां पर ओसामू कुगा से गुस्से में कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए, बॉर्डर का बेस यहां से बहुत ज़्यादा दूर है और बॉर्डर एजेंट्स यहां पर जल्दी नहीं आ पाएंगे। जब तक वो आएंगे बहुत सारे बच्चे अपनी जान खो देंगे। कुगा कहता है सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूं कि एक मरमॉड को मारने के लिए हमारे पास 20 ओसामू होने चाहिए, और अगर हमने एक मरमॉड को मार भी दिया तो हमारे पास 2 ही ओसामू बचेंगे, मतलब 18 ओसामू मारे जाएंगे। इतना स्ट्रांग है मरमॉड। तो तुम कह रहे हो मेरे चांस बहुत ज़्यादा कम है बचने के, अगर मैं उनसे लड़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। हाँ, लेकिन डिसाइड तो तुम्हें ही करना है कि तुम्हें जाना है या नहीं, पर मेरे हिसाब से तुम्हें यहीं रुकना चाहिए और दूसरे एजेंट्स का इंतजार करना चाहिए। ओसामू सोचता है कि ये भी नेबर है, इसको नेबर के बारे में सब कुछ पता होगा, तो ये सही ही कह रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तो स्कूल के सारे बच्चे मारे जाएंगे। कुगा बहुत स्ट्रांग है, कल इसने नेबर को बहुत आराम से मार दिया था अपने ट्रिगर के साथ, तो शायद ये नेबर को भी आराम से मार सकता है। नहीं, मैं पागल हो गया हूँ क्या, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। मैंने तो उसको मना किया था उसकी पावर यूज़ करने के लिए, और अगर वो अपनी पावर यूज़ करेगा तो पकड़ा जाएगा। लेकिन अब उनको बचाएगा कौन? अगर कोई टाइम पर नहीं आया तो वो सब मारे जाएंगे। अब दिक्कत हो गई थी क्योंकि ओसामू बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जो कि उन्हें मार नहीं पाएगा और कुगा अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकता। ओसामू सोच ही रहा था कि वो सारे स्टूडेंट्स को कैसे बचाएगा, लेकिन सामने वो एक लड़की को देखता है जिसे देखकर वो अपने आप से सवाल पूछने लगता है, याद करो तुमने बॉर्डर को क्यों ज्वाइन किया था। हम ओसामू का एक पास्ट सीन देखते हैं जिसमें एक लड़का और वही लड़की दिखाई देती है जो बहुत उदास और डरी हुई थी। अब ओसामू ने सोच लिया था कि वो उन सारे बच्चों को बचाकर ही रहेगा। वो कुगा से कहता है, कुगा तुम कहीं जाकर शेल्टर ढूंढ लो, मैं उन सारे बच्चों को बचाऊंगा। मैं यहाँ पर ये सोचकर नहीं बैठ सकता कि मेरे चांस जीतने के कम हैं। दोबारा हम स्कूल के अंदर देखते हैं जहाँ कुछ बच्चों को 2 मरमॉड्स ने घेर लिया था, एक आगे था और एक पीछे। एक मरमॉड उन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन पीछे से ओसामू आ जाता है जो उसका पहले हाथ काट देता है और फिर उसे मारकर नीचे की तरफ धक्का दे देता है। ये सारे बच्चे ओसामू को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। ये तो ओसामू है, ये तो हमारी ही क्लास में है, पर ये बॉर्डर में है, इसने हमें कभी बताया नहीं था। पर ये तो कमाल की चीज़ है, हमारी क्लास का लड़का बॉर्डर में है। ओसामू उनसे कहता है जल्दी से ऊपर चले जाओ, मैं इसको रोकता हूँ। ओसामू मन में सोचता है कि मुझे इन सबको बचाना पड़ेगा जब तक दूसरे बॉर्डर एजेंट्स नहीं आ जाते, लेकिन मैं इसको रोकूं कैसे, ये तो बहुत पावरफुल है। पर हाँ, मैं इसे यहाँ रोक सकता हूँ।
ये जगह बहुत छोटी है, ये सही से हिल नहीं सकता, लेकिन मैं आराम से हिल सकता हूँ। लेकिन तभी मरमॉड अचानक ओसामू पर हमला कर देता है और उसे दूसरी क्लास में फेंक देता है। ओसामू दोबारा उठकर मरमॉड पर हमला करता है, लेकिन मरमॉड उसका एक हाथ काट देता है। अब ओसामू की बहुत बुरी हालत हो गई थी, लेकिन ओसामू के हाथ से खून नहीं निकल रहा था, उसके हाथ से हरे रंग के पार्टिकल्स निकल रहे थे। इसके बाद हम स्कूल की छत पर देखते हैं, जहां सारे बच्चे खड़े थे और यही सोच रहे थे कि ओसामू ठीक तो है ना, कहीं मरमॉड उसे मार तो नहीं देगा। वहीं पर कूगा बैठा था, जो बोल रहा था, मैंने बोला था ना मरमॉड बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन मेरी बात ओसामू ने मानी नहीं। अब देखो बुरी तरह पिट रहा है। रेप्लिका बोलता है कि ओसामू की ट्रायन बॉडी गायब हो रही है, उसने अपना बहुत सारा ट्रायन खो दिया है। ट्रायन क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। अब कूगा ने सोच लिया था कि वो ओसामू को बचाने जाएगा और वो वहां से उठकर चला जाता है, लेकिन रेप्लिका जाते जाते कूगा से कहता है कि ओसामू ने तुमसे मना किया था अपना ट्रिगर यूज करने के लिए। अगर तुम अपना ट्रिगर यूज करोगे तो बॉर्डर वालों को पता चल जाएगा कि तुम नेबर हो, और अगर उनको पता चल गया कि तुम नेबर हो तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। फिर क्या होगा? कूगा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेप्लिका कहता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओसामू का क्या? अगर बॉर्डर वालों को पता लग गया कि ओसामू एक नेबर को छुपा रहा था तो वो उसके पीछे पड़ जाएंगे और उसका बुरा हाल कर देंगे। ओसामू की यहाँ फैमिली है, उनका क्या होगा? कूगा सोच में पड़ जाता है। अब ट्रिगर भी यूज नहीं कर सकता, लेकिन ओसामू को भी बचाना है। अब क्या करूं मैं? उधर हम देखते हैं कि बॉर्डर की एक टीम वहां पहुंचने वाली थी और इधर ओसामू के ऊपर मरमॉड भारी पड़ रहा था। वो ओसामू को बहुत मारता है और उसके पेट में अपनी तलवार घुसा देता है। मतलब अपना हाथ घुसा देता है। उसका हाथ ही तलवार है भाई। इस अटैक की वजह से ओसामू के अंदर एक ब्लास्ट होता है और जिसकी वजह से ओसामू का ट्रिगर पीछे गिर जाता है। लेकिन अब ओसामू अपनी रियल बॉडी में आ गया था, मतलब अब ओसामू के ऊपर अटैक होता है तो ओसामू बच नहीं पाएगा। अब ओसामू ट्रायन के बारे में समझाता है। वो बताता है कि उसका ट्रिगर उसकी फिजिकल बॉडी को एक्सचेंज कर देता है उसकी कॉम्बैट बॉडी में, जो कि बनी होती है ट्रायन की। ट्रायन बॉडी पर कितने भी हमले हो जाएं, रियल बॉडी को एक स्क्रैच भी नहीं आता, उस पर थोड़ा सा भी डैमेज नहीं आता। लेकिन अगर ट्रायन बॉडी की लिमिट पूरी हो गई और उस पर बहुत सारे हमले हो गए तो वो खत्म हो जाएगी और तुम अपनी रियल बॉडी में आ जाओगे। जिस पर एक भी हमला होता है तो तुम खत्म हो जाओगे, क्योंकि ट्रायन बॉडी तुम्हारी स्पीड और तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है तुम्हारी फिजिकल बॉडी के हिसाब से। मतलब जितनी एक नॉर्मल इंसान की स्ट्रेंथ और स्पीड रहती है उससे कई ज़्यादा बढ़ जाएगी तुम्हारी ट्रायन बॉडी में। ओसामू बताता है कि बॉर्डर में 3 रैंक होती हैं, एक सी रैंक, एक बी रैंक और एक ए रैंक। और ओसामू सी रैंक का है, इसलिए वो इतना पावरफुल नहीं है कि मरमोड को हरा पाए। उधर मरमोड ओसामू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था, वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन बीच में आ जाता है कूगा, जो शील्ड यूज करके ओसामू को बचा लेता है। माफ करना ओसामू, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारा ट्रिगर उधार ले रहा हूँ। ट्रिगर ऑन। कूगा ओसामू का ट्रिगर यूज कर लेता है। ट्रिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर तुम्हारे पास सी रैंक का ट्रिगर है तो तुम इतने पावरफुल नहीं होगे, और अगर तुम्हारे पास बी रैंक का ट्रिगर है तो तुम थोड़े पावरफुल होगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास ए रैंक का ट्रिगर है तो तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल होगे। ओसामू के पास सी रैंक का ट्रिगर है और कूगा उसी ट्रिगर से लड़ रहा था। मरमोड कूगा के ऊपर हमला कर देता है, जिसे कूगा आराम से ब्लॉक कर लेता है। अब इनकी फाइट शुरू हो गई थी। ये दोनों बिल्कुल बराबर लेवल पर लड़ रहे थे। मरमोड लगातार हमले कर रहा था और कूगा लगातार ब्लॉक कर रहा था, लेकिन लड़ते लड़ते कूगा की तलवार लगभग खत्म हो गई थी। वो बिल्कुल लड़ने के काबिल नहीं बची थी। ऐसा होना ही था, क्योंकि ये ट्रिगर सी रैंक का है। इतने में रेप्लिका बाहर आता है और कहता है कि पूरी ट्रायन सोल्जर आर्मी में मरमोड के वेपन सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, जो तुम्हारी तलवार से आसानी से नहीं टूट सकते। सी रैंक ट्रिगर से उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। अगर तुम ऐसे ही डिफेंस करते रहोगे तो तुम्हारी तलवार जल्दी टूट जाएगी। कूगा कहता है समझ गया, मुझे इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। फिर कूगा मरमोड पर हमला कर देता है। ओसामू कहता है कूगा, मेरा ट्रिगर एक ट्रेनिंग ट्रिगर है, मतलब ये इतना पावरफुल नहीं है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। लेकिन कूगा कहाँ रुकने वाला था। वो हमला करता है और मरमोड का एक हाथ काट देता है। ये देखकर ओसामू शॉक हो जाता है कि कूगा सी रैंक ट्रिगर से उसे कैसे मार रहा है। कूगा अपनी तलवार यूज करके ऊपर की दीवार पर चिपक जाता है। जैसा कि ओसामू ने कहा था, उस छोटी जगह में मरमोड को हिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और यही फायदा उठाता है कूगा, जो ऊपर से कूदकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसी हमले में उसे खत्म कर देता है। लेकिन अभी एक मरमोड और बचा था। वो साइड की खिड़की से कूगा पर हमला करता है, लेकिन कूगा अपनी शील्ड यूज करके उसे ब्लॉक कर लेता है और उसकी आंख में तलवार घुसाकर उसे भी मार देता है।
अब कूगा ने दोनों मरमोट को मार दिया था, लेकिन असली दिक्कत अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि बॉर्डर की एक टीम वहां पहुंच चुकी थी। अब ओसामू क्या समझाएगा कि एक सी रैंक एजेंट होकर उसने दोनों मरमोट को कैसे मार दिया। कूगा ओसामू का ट्रिगर वापस कर देता है। ओसामू कहता है, ये ट्रिगर तुम्हारे हाथ में अलग ही लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे इसकी पावर बढ़ गई हो। तुमने इन दोनों को एक ट्रेनिंग ट्रिगर से मार दिया, कमाल है। इतने में रेप्लिका बाहर आता है। ओसामू उसे देखकर डर जाता है और कहता है, रेप्लिका तुम किसी के सामने बाहर नहीं निकलते, मेरे अलावा। आज कैसे निकल गए? रेप्लिका कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई ओसामू, मेरा नाम रेप्लिका है, मैं यूमा का ध्यान रखता हूँ। ओसामू घबरा जाता है और पूछता है, ये क्या है? क्या ये ट्रायन सोल्जर है? क्या ये ट्रिगर है? रेप्लिका कहता है, मैं एक ट्रायन सोल्जर हूँ। मैंने देखा कि तुम कूगा की मदद कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूं। पूछो जो पूछना है। मैं तुम्हें ट्रायन और ट्रिगर के बीच का रिलेशन समझाता हूं। रेप्लिका बताता है कि ट्रायन एक बायोलॉजिकल एनर्जी है जो ट्रिगर को पावर देती है। ट्रायन हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन से आता है जिसे ट्रायन ग्लैंड कहते हैं, लेकिन ये ऑर्गन दिखाई नहीं देता, ये इनविजिबल होता है। एक ट्रायन ग्लैंड हमारे दिल के पास होता है। दुनिया में हर इंसान की क्षमता अलग अलग होती है, कोई बहुत स्ट्रांग होता है और कोई बहुत कमजोर। इसी तरह ट्रायन की मात्रा भी हर इंसान में अलग अलग होती है। जिसके पास ज्यादा ट्रायन होगा वो ज्यादा समय तक लड़ पाएगा और ज्यादा ताकतवर अटैक कर पाएगा, और जिसके पास कम ट्रायन होगा वो जल्दी हार जाएगा। जैसे तुम और यूमा दोनों ने एक ही ट्रिगर यूज किया था, फिर भी तुम हार गए, लेकिन यूमा नहीं हारा। उसने उसी ट्रेनिंग ट्रिगर से दोनों मरमोट को मार दिया, क्योंकि कूगा के पास ज्यादा ट्रायन है और तुम्हारे पास कम। चलो अब इस बात को खत्म करते हैं, हमारे पास और भी जरूरी काम है। बाहर सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि ओसामू कब आएगा, और ओसामू आता भी है। उसने कूगा को अपने कंधे पर उठाया हुआ था, जिससे सबको लगता है कि कूगा अंदर बेहोश पड़ा था, और ओसामू ने उसको बचाया है और उसे बाहर लेकर आया है। इसकी वजह से किसी को भी शक नहीं होगा कि कूगा ने दोनों मरमोट्स को मारा था। ओसामू के क्लास के बच्चे उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। शुक्रिया ओसामू, तुमने हमारी जान बचाई। वहाँ के सारे बच्चे ओसामू से इम्प्रेस हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ओसामू भाई, तुम तो बहुत कमाल के हो, तुम तो बॉर्डर में हो, बहुत बढ़िया, तुमने अकेले ही दोनों नेबर्स को मार दिया। ये सब सुनकर ओसामू को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जिसने नेबर्स को मारा है वो तो कूगा है, मैं तो खुद मरने वाला था। लेकिन कूगा कहाँ रुकने वाला था, वो तो ओसामू की तारीफ करने से रुक ही नहीं रहा था। वो कहता है, मेरी तो हालत खराब हो गई थी, लेकिन अगर ओसामू नहीं आता तो पता नहीं मेरा क्या होता। ओसामू अचानक खिड़की से कूद कर आया और उसने आराम से नेबर्स को मार दिया। जाओ जल्दी जाकर उसका ऑटोग्राफ ले लो। अब ओसामू सब स्टूडेंट्स का हीरो बन गया था। सभी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें भी सिखाओ कैसे स्ट्रांग बनते हैं। उसी समय बॉर्डर की एक टीम भी वहां आ जाती है, जिसका नाम है अराशियामा स्क्वाड। ये स्क्वाड लोगों में बहुत पॉपुलर है। इस टीम का कैप्टन अराशियामा कहता है कि हम आने में लेट हो गए, लगता है किसी ने इन्हें पहले ही खत्म कर दिया। ये स्क्वाड एक ए रैंक टीम है। अराशियामा स्टूडेंट से पूछता है कि तुम सब ठीक तो हो ना, किसी को चोट तो नहीं आई? फिर वो पूछता है कि इन्हें हराया किसने। कूगा ओसामू से कहता है, जाओ ओसामू, अब तुम्हारी तारीफ होने वाली है, जाओ उनसे अपनी तारीफ ले लो। ओसामू कहता है, मेरी तारीफ नहीं होगी, मैंने अभी अभी बॉर्डर ज्वाइन किया है और मैं अभी ट्रेनिंग फेज में हूँ। जो ट्रिगर मेरे पास है वो एक ट्रेनिंग ट्रिगर है और उसे बेस के बाहर यूज नहीं किया जा सकता। मैंने जो किया है वो रूल के खिलाफ है, अब मुझे सजा मिलने वाली है। ओसामू उनके पास जाता है और कहता है, मेरा नाम इकोमो ओसामू है, मैं एक सी रैंक एजेंट हूँ। इस स्कूल पर 2 मरमॉड्स ने हमला कर दिया था। दूसरे एजेंट्स के आने का टाइम नहीं था। अगर मैं इंतजार करता तो सभी स्टूडेंट्स की जान खतरे में पड़ जाती, इसलिए मुझे अपना ट्रिगर यूज करना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर पूरी टीम शॉक हो जाती है कि एक सी रैंक एजेंट ने 2 मरमॉड्स को कैसे हरा दिया। ओसामू सोचता है कि अब उसे बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है, लेकिन अराशियामा उसे डांटने की बजाय उसकी तारीफ करने लगता है। वो कहता है, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, अगर हम समय पर नहीं पहुंचते तो लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। तुमने अपना ट्रिगर यूज करके उनकी जान बचाई, बहुत अच्छा काम किया। मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। ये कहकर वो अपने भाई बहन के पास दौड़कर जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। वो कहता है, मैं बहुत चिंता में था, अच्छा हुआ तुम दोनों ठीक हो। कूगा ओसामू के पास आता है और कहता है, देखा उसने तुम्हारी तारीफ की, मुझे लगता है अराशियामा बहुत अच्छा इंसान है। ये टीम अराशियामा स्क्वाड है और ये बॉर्डर की पीआर टीम को भी संभालते हैं। ये लोग टीवी पर भी बहुत आते हैं, इसलिए ये बहुत पॉपुलर हैं, बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह। फिर वो ओसामू से कहता है कि तुम तो बहुत स्ट्रांग लगते हो, तुमने सी रैंक ट्रिगर से दोनों मरमॉड्स को हरा दिया, बहुत सारे ऑफिशियल मेंबर्स भी ये नहीं कर सकते। फिर अराशियामा अपनी टीम मेंबर कितोरा से पूछता है कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो जैसा ओसामू ने किया। कितोरा अपना हथियार स्कॉर्पियन निकालती है और मरमॉड के टुकड़े टुकड़े कर देती है। लेकिन अब समस्या शुरू होती है, क्योंकि कितोरा ओसामू से कहती है कि तुम एक सी रैंक एजेंट हो और तुम ट्रेनिंग के बाहर अपना ट्रिगर यूज नहीं कर सकते। तुमने रूल तोड़ा है और बॉर्डर की रैंक और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए तुम्हें रूल के अनुसार सजा मिलेगी।
कूगा पूछता है ये है कौन। ओसामू बताता है इसका नाम कितोरा आई है और ये बॉर्डर की एक अलाइट एजेंट है। ये रैंक में भी बहुत ऊपर है और मेरी ही उम्र की है। अराशियामा कहता है कि ये सच है कि ओसामू ने रूल तोड़ा है, लेकिन अगर वो रूल